5 से 6 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। तो इसको हम एक एक पॉइंट्स को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड में हम कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुओ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको फ्री में इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ सेंड होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन को लाजमी अनेबल करें बेल आइकन को, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिल सके, कोई वीडियो आपको मिस ना हो सके। क्योंकि ये हमारा क्रश कोर्स चल रहा है और 10 दिनों में हम इसको कवर कर लेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो देखिए, होम्यो का मतलब क्या होता है। होम्यो होम्यो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम। होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारे पास होता है स्टैटिक होम्योस्टेसिस, सॉरी होम्योस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, सेम स्टेट का रहना, सेम स्टेट में रखना। उसे सिंप्लीफाई आप वर्ड से ही देख सकते हैं। इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए चीजें लिखे हैं। अब होम्योस्टेसिस होता क्या है, व्हाट अबाउट मैम यू से। ये एबिलिटी होती है बॉडी की एबिलिटी होती है मेंटेन रखना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बच्चों इससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी हमें नुकसान होगा। अगर इससे टेम्परेचर आप लोगों को कम होकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए तो स्टूडेंट इससे भी आपको क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे कि स्टूडेंट हाइपोथर्मिया हो सकता है आप लोगों को। जैसे कि आप सीरियल्स में देखते होंगे, सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर इंडियन सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको हाइपोथर्मिया हो जाता है, फिर उसे मेंटेन रखने के लिए दूसरे पर्सन को अपनी गर्मी उसको देनी पड़ती है, फिर वो क्या होता है, सही होता है। अगर यानी कि हमारा जो जिस्म है वो उसे सही नहीं करा तो दूसरे पर्सन को उसे क्या करना पड़ता है, गरमाइश देनी पड़ती है। तो इस तरीके से बच्चों, अगर आपका टेम्परेचर कम हो जाए या 37 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है। वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है उसे क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाने की कोशिश करता है। अगर बच्चों कम या ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है। देखिए वो है एबिलिटी ऑफ द बॉडी मेंटेन द कांस्टेंट एनवायरनमेंट, टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, वाटर लेवल का बढ़ना, तो ये कौन मेंटेन रखता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो क्या है, होम्योस्टेसिस का। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, वाटर लेवल को मेंटेन रखना, आयंस को मेंटेन रखना, ग्लूकोज को मेंटेन रखना, ग्लूकोज का लेवल कहीं अप ना हो जाए, ग्लूकोज का लेवल कहीं डाउन ना हो जाए, तो इसको कौन मेंटेन रखता है, आपका होम्योस्टेसिस। उसके बाद आपका गैस लेवल बढ़ ना जाए, कहीं आपका यूरिक एसिड बढ़ ना जाए, तो यूरिक एसिड को भी कंट्रोल कौन करता है, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस करता है। उसके बाद एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज देखें, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा हो जाए या एंटीबॉडीज कम हो जाए तो भी आपकी बॉडी को नुकसान होता है। अब अगर देखें, एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये क्या होता है बच्चों, अपने ही सेल हमें ही नुकसान पहुंचा देते हैं, हमारे ही सेल हमें ही नुकसान पहुंचा देते हैं। याद रखें, जिसकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, तो पता ही नहीं चलता बॉडी को कि वो अपने ही सेलों को मार देती है, फिर बाद में पता चलता है यार हमने ये क्या किया, ये क्या थी वो। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो गया। इस तरीके से बच्चों बॉडी फिर कभी कभी बच्चों ऐसा हो भी जाता है। उसके बाद क्या है, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या होती है बच्चों, वर्ड से यहाँ पर देख सकते हैं, थर्म का मतलब होता है हीट, सही, हीट को रेगुलेट करना। यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप सर्दियों में एक इफेक्ट देखते हैं, सर्दियों में पर्सपायरेशन का,
परस्पायरेशन। और ट्रांसपायरेशन जो होती है, ट्रांसपायरेशन, वो किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। और जो पर्सपायरेशन होती है वो किसके अंदर होती है? एनिमल के अंदर होती है। किसके अंदर? एनिमल के अंदर। अब मैम ये आपने जो प्रोसेस लिखे व्हाट हैव टू मीन, इसकी क्या मतलब है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने गौर से देखना है। अब ट्रांसपायरेशन जब प्लांट है, ये एक फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, समझ आना स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है। अब जब प्लांट की लीव्स में, प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया है। अब प्लांट्स अपने लीव से क्या करेगा? वो जो काम का पानी नहीं है उसे क्या करेगा? वहां से एक्सक्रिएट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेगा। ऐसे ही बच्चों, जब सर्दी ज्यादा होती है तो आपकी बॉडी के जो स्किन के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही, क्योंकि बच्चों उस टाइम पे आपके टेम्परेचर को बॉडी ने मेंटेन रखना होता है, अगर उस वक्त आपका टेम्परेचर मेंटेन ना रहे तो बच्चों आप कूलिंग इफेक्ट, कूल हो जाएंगे, उससे आपका ब्लड कोल्ड हो जाएगा, उससे आपकी हार्ट के वाल्व क्लोज हो जाएंगे। अगर आपकी हार्ट के वाल्व क्लोज हो गए, वहां पर आपकी नसों में से जो खून है, आपकी जो ब्लड वेसल से जो खून है वो वहां पे जम जाएगा। और जैसे ही जमना शुरू हो गया आपकी डेथ होना मुमकिन है। डेथ होना, पूरी बॉडी के फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे? अनकंट्रोल हो जाएंगे। उससे कुछ ही मिनट्स में आपकी डेथ वाकया हो सकती है। इस वजह से आप देखेंगे कि सर्दियों में आपके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। और आप फिर बाद में देखते हैं जब गर्मियां होती है, देखिए हमारे बाल, देखिए हमारे बाल कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी खुद ही हमारी बॉडी से स्वेट निकल रहा है, हमारा टेम्परेचर देखें मेंटेन हो रहा है। सो इस तरीके से बच्चों आपने याद रखना है। मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है? आपकी थर्मो रेगुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर क्या होम्योस्टेसिस है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर साल्ट का मेंटेन हो जाना, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। इससे क्या मुराद है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको आई होप आपने देख लिया हो, क्योंकि मेरी हर एक बात जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चले स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। चले अब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेस ले लिया है, स्ट्रेस ले लिया है, सही। सो स्ट्रेस लेने से स्टूडेंट्स होता क्या है? आपकी जो बॉडी में जो आपका यूरिन होता है, आपका जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड गाढ़ा रिलीज होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड और गाढ़ा क्या होता है? रिलीज होता है। उसके अंदर बच्चों साल की क्वांटिटी कम, वाटर की क्वांटिटी फिर ज्यादा हो जाती है। कंसंट्रेटेड गाढ़ा यूरिन होता है, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से आपको किडनी स्टोन भी होते हैं, किडनी स्टोन भी हो जाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हमारा जो टॉपिक है हम इसकी तरफ चलते हैं। अब बच्चों आपकी जो बॉडी है उसमें साल्ट की मेंटेनेंस रखना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वक्त आया जब हमने क्या किया, एक पर्सन था, दिस इज पर्सन, ये क्या है? एक पर्सन है, ये इसके हाथ, और बच्चों समझ आएगा ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन ने ये सारा दिन मोबाइल चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑन यूजेस अ मोबाइल। अब इसे पता ही नहीं है पानी इसने पिया ही नहीं है, वाटर इसने पिया ही नहीं है, सही। उसके बाद इसने ना साल्ट वाली कोई चीज खाई है, सही, ये चीज याद रखिएगा। तो इसकी बॉडी के अंदर जो बचा हुआ पानी होगा वो इसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर वो पानी इसकी बॉडी से बाहर निकल गया तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से इसकी बॉडी के अंदर वो ना साल्ट को उसी वक्त बॉडी क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और वाटर को भी, ताकि बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी ना हो जाए। वैसे हम रोजा भी रखते हैं स्टूडेंट्स, जब रोजे आते हैं अल्लाह के करम से तो हम रोजे भी रखते हैं। तो उस वक्त भी क्या होता है, हम ना साल्ट वाली चीजें खाते हैं ना वाटर वाली चीजें खाते हैं। सो उससे हमारा यूरिन डाइल्यूट होता है, क्योंकि उस वक्त हमारी वाटर की क्वांटिटी और हम साल्ट की क्वांटिटी को
नहीं ले रहे होते तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी बचा हुआ पानी या फिर साल्ट होता है, उसे जो बॉडी होती है वो अपने अंदर जमा कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये फंक्शन ना हो तो आप जिंदा ही ना रह पाए। देखिए अल्लाह ताला का कितना करम है आप लोगों के ऊपर। अब दूसरा जो पर्सन है, अगर मैं दूसरे पर्सन की यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर देखें सही। अब इसने क्या किया है, ये बहुत फर्माबरदार है। ये जब स्टडी कर रहा होता है तो अपने पास फॉर एग्जाम्पल वाटर भी रखता है, वाटर भी अच्छा खासा पीता है, साल्ट वाली चीजें भी अच्छी खासी खाता है, तो वो बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब वो अपने आप क्यों एब्जॉर्ब रहेगी, तो बार बार आपको क्या होती है, यूरिनेशन हो जाती है, बार बार आप रिलीज करने के लिए जाते हैं। सो बच्चों ये आपकी बॉडी के अंदर ना बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है। फिर आपका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है। तो आपकी बॉडी के अंदर साल्ट की मेंटेनेंस करना, वाटर की करना, इलेक्ट्रोलाइट की करना, इसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। आई होप माय बच्चे यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स चलें अभी हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एस्क्रिएशन। अब एस्क्रिएशन क्या होती है इसे जरा आपने गौर से देखना है। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एस्क्रिएशन। एस्क्रिएशन से क्या मुराद होता है, रिमूवल होना, बाहर निकलना नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। अब बच्चों आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक एस्क्रिएशन भी होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ जो आपका डाइजेस्टिव आपके काम का फूड नहीं है उसको बॉडी से क्या करवा देना, बाहर निकाल देना, उसे हम एस्क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद आपकी जो मेजर जो आप लोगों के पास आपका एस्क्रिएशन होता है वो आपका यूरिन होता है। लेकिन जो माइनर आपकी बॉडी से वेस्टेज निकलते हैं, माइनर जो वेस्ट, जैसे क्रेटेनाइन आपकी बॉडी से रिलीज होता है वो एक माइनर वेस्ट है। उसके बाद जेंथीन भी आपकी बॉडी से रिलीज होता है, ये भी एक माइनर वेस्ट है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर हाइपोजेंथिन भी एक क्या होता है, रिलीज होता है। और आपकी बॉडी के अंदर TMAO, अभी मैं इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं बता रही, मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए अच्छी खासी मेहनत कर रही हूँ और वो मुझे उसका फीडबैक दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये वाली फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट के अंदर बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ऑफ वेस्टेज, ये पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब अगर देखें आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा वेस्ट होता है वो आपके होते हैं प्रोटीन, क्योंकि आप ज्यादातर प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो इनको डाइजेस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव, क्योंकि आप चीजें ही प्रोटीन वाली खाते हैं तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट बनने वाला है वो प्रोटीन का ही होगा। अब प्रोटीन की क्या होती है, डाइजेशन होती है, फिर वो प्रोटीन किसमें टूटता है, अपने जो उसके मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो वहां से डाइजेस्ट हो जाएंगे अपने हिमालय यूनिट से, क्योंकि प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड इज द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन। ये चीज आपको मैंने पढ़ाई थी जब मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला चैप्टर। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर आए तो जो अमाइनो एसिड्स है फिर हम उनको भी क्या करते हैं, उनकी भी डीमिनाइजेशन का एक प्रोसेस करवाते हैं, उसको भी ब्रेक करते हैं, फिर हम NH2 में अमाइन में ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद जो अमाइन है उसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और एक प्रोसेस करवाते हैं जिसे हम कहते हैं अमाइनोफेक्शन। ये सारे आपने याद रखने हैं। अमाइनोफेक्शन करवाते हैं, फिर आपका क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, एक तरह का यूरिक एसिड होता है जो आपकी यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब बच्चों आपसे MCQs क्या आ सकता है, सवाल ये आएगा ना मैम MCQs। अब आपको पता है आपकी माउथ से लेकर जो NS तक जो मतलब के उसको आप बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर आता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैंने यहाँ पर लिवर क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी एस्क्रिएशन में बहुत बड़ा काम अदा करता है वो क्या करता है, लिवर करता है। लिवर क्या करता है, आपकी एस्क्रिएशन का भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि ये यूरिक एसिड को, क्योंकि आपको आपकी जो यूरिन वाली जगह होती है यूटेरियस जो होती है
वहां पर स्टूडेंट्स आपका जब यूरिन आकर जमा हो जाता है उस बॉक्स के अंदर इस तरीके से, तो यूरिन के जमा होने से आपके ब्रेन के में एक रिसेप्टर जाता है, फिर आपको फील होता है कि अब आपने यूरिन को बॉडी से रिलीज करना है। सही। तो लिवर क्या करता है, यूरिक एसिड को रिलीज करवाता है। अब अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हाट यूरिक एसिड, व्हाट ऑर्गन रिलीज यूरिक एसिड, आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है लिवर, सेकेंड ऑप्शन में बीटा में आपको दिया जा सकता है आप लोगों के पास लंग्स दिए जा सकते हैं, सी ऑप्शन में आपके पास हार्ट दिया जा सकता है, डी ऑप्शन के पास आपको नन दिया जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए जो यूरिक एसिड को रिलीज करता है वो कौन होता है, आपका लिवर होता है। लेकिन एक और एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पर गंद मच जाएगा तो मैं बचाना नहीं चाहती। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, उसके बाद हमारे पास आ सकता है व्हाट ऑर्गन excrete the वेस्टेड आप कह सकते हैं, वेस्ट ऐसे भी आ सकता है। ऑप्शन ए में आपके पास कहा जाता है लिवर, बीटा ऑप्शन में आपके पास कहा जा रहा है स्किन, और चार्ली ऑप्शन में आपके पास हार्ट कहा जाता है, और डी ऑप्शन में आपके पास कहा जाता है ए एंड बी। अब आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे, व्हाट ऑर्गन आर एक्सक्रिएट द वेस्टेज। अब आपको पता है आपकी जो स्किन है वो भी वेस्ट करती है, आपकी स्किन आपकी स्किन के अंदर होते हैं सबस्कस ग्लैंड। अब ये जो सबस्कस ग्लैंड होते हैं ये ऑयल को क्या करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं उसकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड होते हैं, जहां से क्या होता है आपका पसीना, आपका स्वेट क्या होता है वहां से रिलीज होता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है वो कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रिएट करते हैं वेस्टेज को। अब आपका जो लिवर है वो भी वेस्ट को, यूरिक एसिड को रिलीज करता है, और आपकी स्किन भी क्या करती है, स्वेट ग्लैंड में से स्वेट को रिलीज करवाती है, ये भी एक वेस्ट है, ऑयल की भी मेंटेनेंस रखती है। तो यहाँ पर अगर ये वाले ऑप्शन आ जाए तो जरा ध्यान रखिएगा, वो लिवर और स्किन दोनों होते हैं, तो इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आगे चले, जो आ सकते हैं एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए, और यहाँ से कुछ नहीं आने का चांसेस, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशनशिप मेजर एक्सक्रिएटरी हैबिट एनिमल्स, सबसे फर्स्ट हमने याद रखना है, याद रखिएगा जो फर्स्ट है आप लोगों के पास अमायोनोटैलिक जो है वो एक तरह का ग्रुप है, एनिमल्स का एक तरह का ग्रुप है। यहाँ पर जिसका इनका जो मेजर वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया होता है। अगर इन्होंने 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना होता है तो ये 500 ml ऑफ वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी बात आ जाए तो हमारे पास इतना पानी नहीं होता, हमारे पास इतना क्वांटिटी पानी नहीं होता, हम इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑफ अमोनिया को रिमूव करें। लेकिन आपने याद रखना है जो एमोनोटैलिक जो होते हैं उनके पास ये क्वांटिटी होती है, वो 1 ग्राम अमोनिया के लिए वो 500 ml वाटर को अफोर्ड कर उसे बॉडी अपनी से रिमूव कर देते हैं। अब ये हैबिटेट इनकी क्या होती है, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदार होते हैं। जैसे कि आपके पास आपकी फिशेज होगी, आपकी मछलियां हो गई, उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। उसके बाद अगर सेकंड की तरफ आए, वो आपके पास है यूरोटिक्स क्या होता है, इनका जो मेजर वेस्ट होता है वो भी क्या होता है, यूरिया होता है। इन्होंने 1 ग्राम अगर नाइट्रोजन को रिमूव करना है, यूरिया जो यूरिक एसिड है उसके लिए इनको 15 ml क्या होता है, वाटर यूज करना पड़ता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो 500 को अगर हम 50 से करें तो यहाँ से क्या 10 का डिफरेंस होता है। ये चीज आपने याद रखनी, डिफरेंस को भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इनकी हैबिटेट होती है मेरीन वाटर, ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, यानी मेरीन। अब यहाँ पर लिखा होता है फ्रेश वाटर, यहाँ पर मेरीन लिखा हुआ है मेम्यू से।
अब जो मेरीन जल में रहते हैं वहां पर साल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की इतनी ज्यादा नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। और ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, इनके पास सारी परफेक्ट होंगी। ये मॉडरेट होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये जो है जमीन पर भी रहते हैं। उसके बाद आपके पास है यूरिकोटेलेक्स। यूरिकोटेलेक्स क्या होते हैं? ये तीनों जानदार का कंपैरिजन आपने एनिमल्स का याद रखना है, इनके अंदर फिर आ जाते हैं आप लोगों के जानवर। उसके इनका भी जो मेजर वेस्ट होता है वो कौन होता है? आपका यूरिक एसिड होता है। इन्होंने अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन या यूरिक एसिड को रिमूव करना होता है तो इनके पास एक तरह का वाटर होता है, वो भी इनकी भी एक एमएल होती है वाटर की, वो आपने मुझे बतानी है। उसके बाद इनकी हैबिटेट जो एक्सट्रीमली होती है वो ड्राई होती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आपके बर्ड्स, इंसेक्ट। अब ये अपना जो वेस्ट होता है मैं बता ही देती हूँ, इनका जो वेस्ट होता है ये अपने जो एयर वाले होते हैं वहां पर ही क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, ये सारे आपने क्या करने हैं? याद रखना है। तो चलें आगे चलते हैं। पूरे नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास किडनी, पीएमडीसी के अकॉर्डिंग हमारे पास किडनी दिया हुआ है, नेफ्रॉन दिया हुआ है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास किडनी स्टोन और किडनी फेल्योर दिया हुआ है। अगर हम बात करें किडनी की, किडनी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, किडनी जोड़े में होती है। जैसे कि आप देखें, एक ये किडनी होती है और एक ये किडनी होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो किडनी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब आपने याद रखना है किडनी को हम दूसरा कहते हैं रेट्रो और पेरिटोनल ऑर्गन। रेट्रो पेरिटोनल हम ऑर्गन भी कहते हैं, ये चीज भी आपने क्या करनी है? याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। आगे अगर चले तो किडनी की लोकेशन क्या है? किडनी कहाँ पर मौजूद होती है? किडनी आपके अदर साइड वर्टिब्रल जो आपका कॉलम है, वर्टिब्रल जो कॉलम है वहां से राइट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, और राइट किडनी, और वहां पर आपकी क्या होती है? लोअर पर आपकी होती है लेफ्ट किडनी। अब राइट किडनी लोअर पर क्यों होती है? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका मौजूद होता है इस तरीके से लिवर, तो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, इस वजह से ये लोअर होती है राइट किडनी। उसके बाद आपने याद रखना है शेप। अब किडनी की शेप कैसी होती है? व्हाट अबाउट द शेप ऑफ द किडनी? तो किडनी की आपके पास शेप होती है, बीन शेप होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने बीन शेप, कुछ मटर वगैरह होते हैं बीन शेप, और जो चोरे होते हैं, जो चोरे होते हैं उनकी भी क्या होती है? एक तरह की बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। सो ऐसी ही हमारी किडनी की भी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद अगर देखें किडनी का कलर कैसा होता है, ये भी आपको पता आना चाहिए। तो किडनी का कलर होता है, वो होता है डार्क रेडिश। किडनी का कलर कैसा होता है? डार्क रेडिश होता है। अब स्टूडेंट्स मैं सिंस केपीके और फेडरल इन सबको पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका जो साइज है किसी किसी बुक में 12 भी हो सकता है, किसी किसी में 14 भी हो सकता है। आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना है इसे। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आए इसका वेट। अब किडनी का वेट कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किडनी का जो वेट होता है वो होता है लेस देन 1 से कम होता है टोटल बॉडी में। 1 से भी कम होता है हमारी पूरी बॉडी में। ये जो हमारी पूरी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, वहां पर जो हमारी किडनी का वेट है वो 1 से भी क्या है? कम है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें फंक्शन, फंक्शन क्या है किडनी का? किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करवाना, खून को साफ करवाना। किसका काम है? किडनी का काम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाता है यूटेरस। अब यूटेरस क्या होती है? यूटेरस भी बच्चों आपकी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ये आपने आई होप पढ़ा हो पहले भी टॉपिक। पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और यूटेरस की जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, ये भी चीज यार। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ कि जब मैं आपको पार्ट्स का नाम लूं तो आपको फंक्शन का थोड़ा थोड़ा पता हो। अभी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है? यूटेरस एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद इसकी लोकेशन, लोकेशन याद रखनी है आपने। इसकी लोकेशन होती है, ये एक्सटेंड होती है रीनल पैलिस के, रीनल पैलिस से एक्सटेंड होती है और अलोंग होती है पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल, यानी कि आपकी जो पेट है
वो वहां पर ये पोस्टीरियर होती है, और आपका जो रीनल पेल्विस होता है उससे उससे क्या होती है, ये एक्सटेंड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की, किडनी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाना यूरिन को, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करवाना। किसका फंक्शन है, यूटेरस का, ट्रांसपोर्ट कराना यूरिन को किडनी, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहां पर, ताकि वो प्रिस्टेलिक वहां पर क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अगर हम आगे चले, यहाँ पर लिखा हुआ यूरिनरी ब्लैडर को। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मस्कुलर बैग होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर तक, क्योंकि मेल का जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो यूटेरस होता है वो बड़ा होता है, और मतलब के लेंथ में, और जो फीमेल होती है उसका 4 सेंटीमीटर तक होता है, उसके उसके हिसाब से होता है जैसे उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। ऐसे स्टूडेंट्स एक मस्कुलर बैग दोनों के अंदर पाया जाता है, मेल हो या फिर फीमेल हो। उसके बाद लोकेशन, यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर मौजूद होता है, आपकी जो पेल्विक कैविटी होती है वहां पर मौजूद होता है। आई होप आपको पता हो। उसके बाद क्या है, मेल, मेल के ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर होता है, सवाल है कि मेल के यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर होता है, तो आपने याद रखना है इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। रेक्टम के क्या होता है, इन फ्रंट पाया जाता है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर मौजूद होता है, तो फीमेल के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूटेरस, जो यूटेरस होती है वहां पर क्या होता है, मौजूद होता है। सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका अगर फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, ये भी यूरिन को स्टोर करता है एक्सक्रिएशन से पहले। एक्सक्रिएशन हुई नहीं है, एक्सक्रिएशन से पहले यूरिन को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद अगर यूरिथ्रा की बात करें, ये भी एक तरह का, अभी हम इसको स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इसका फंक्शन बता रही हूँ। उसके बाद है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या होती है, व्हाट अबाउट मैम यू से द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा एक तरह की ओपनिंग होती है आउटसाइड। अब मेल के भी आउटसाइड एक तरह की ओपनिंग होगी, और इस तरीके जो फीमेल है उसकी आउटसाइड भी ओपनिंग होगी, जहां से वो फिर जो यूरिन है वहां से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, क्योंकि यूरिन ज्यादातर बॉडी के अंदर रहना भी सही नहीं होता। उसके बाद ये ओपनिंग होती है आउटसाइड, बाहर की तरफ एक ओपनिंग होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। उसके बाद इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर मौजूद होता है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर के एक्सटर्नल जो ऑफिस होता है वहां पर। आगे आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे क्योंकि काफी जो स्टूडेंट्स होंगे वो शर्मा जाएंगे, क्योंकि मेडिकल के लेवल पर पढ़े तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको प्रोसेस बढ़ाया हम वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनवाएंगे ना, इस वजह से वहां पर आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, आपके सामने सामने चीजें दी होंगी। अब आपको गर्ल्स और फीमेल्स को स्टडी करना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स को दोनों को कंपैरिजन में स्टडी करना पड़ेगा, तो इससे एक्सटर्नल ऑफिस होता है एक तरह का। सही, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो आपका यूरिथ्रा होता है वो मेल में 20 सेंटीमीटर और फीमेल में, ये याद रखना है आपने, एमसीक्यूज आ सकता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इसका फंक्शन होता है यूरिन को कंडक्ट करना आउटसाइड द बॉडी, और याद रखिएगा इनके अलग अलग फंक्शन है। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है कि यूरिन को ये स्टोर करता है एक्सक्रिएशन से पहले, लेकिन जो यूरिथ्रा है उसका काम होता है ये यूरिन को जमा करता है, कंडक्ट करता है, यूरिन को जमा करता है, कंडक्ट करता है बॉडी के आउटसाइड। तो ये फंक्शंस आप लोगों ने याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आप लोगों को एमडी गेट के अंदर मिलेंगे, तो आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आप लोग इसे गौर से एक बार देख लें, मैं भी देख लूं आपको नजर आ भी रहा है या नहीं। बाद में आप कहते रहते हैं कि मैम हमें नजर नहीं आ रहा, तो आप लोगों को नजर आना चाहिए। उसके बाद किडनी, एक बार और मैं रिव्यू रिव्यू कर लेती हूँ। किडनी एक तरह की पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जोड़े के अंदर मौजूद है। किडनी को आप रेट्रो पेरिटल ऑर्गन भी कहते हैं। सही। उसके बाद याद रखिएगा, क्योंकि रेक्टो पेरिटोनल ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम होती है एक तरह की, जो कि आपके एब्डोमेन कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपकी मसल्स की लेयर्स में मौजूद होती है। इस वजह से बच्चों वहां पर आपको रेट्रोपेरिटोनल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आ सकती है टेस्ट के अंदर। याद रखिए एदर साइड वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पर आपकी याद रखिएगा राइट किडनी लोअर होती है और लेफ्ट किडनी से।
उसके बाद इसकी शेप याद रखनी है, ये हर बार आती रहती है। बीन शेप होती है, इसका कलर डार्क रेडिश होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका साइज कहीं कहीं 12 लिखा होता है, कहीं 14, आपने अपनी बुक के हिसाब से देखना है। उसके बाद इसकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर। अब इसका वेट, वेट लेस देन होता है 1, हमारी टोटल बॉडी वेट से भी कम होता है। उसके बाद फंक्शन की बात करें, इसका काम है ब्लड को फिल्टर करवाना। उसके बाद यूटेरस जो होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, इसकी लेंथ भी आपने याद रखनी है। उसके बाद इसकी लोकेशन तो एब्सोल्युटली आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपोर्ट करवाता है यूरिन को। देखिए बच्चा, ये यूरिन को क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहां पर ट्रांसपोर्ट करवाता है, आपकी किडनी का जो यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का मस्क्यूलर बेग होता है, एक तरह का मस्क्यूलर बेग होता है, वहां पर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये एक तरह का मस्कुलर बेग होता है जो कि जिसकी लोकेशन ये मौजूद होता है पैल्विक कैविटी में। उसके बाद मेल में ये रेक्टम के इन फ्रंट होता है, फीमेल के अंदर ये यूट्रस में होता है। इसका फंक्शन होता है ये यूरिन को स्टोर करवाता है बिफोर एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन से पहले। उसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक बाहर की तरफ ओपनिंग निकली होती है जिसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर के एक्सटर्नल ऑफिस में होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना करता है, किडनी को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है, क्रॉस सेक्शनल में काटना पड़ता है। यानी कि अभी हमने एक साइड ली है किडनी की क्रॉस सेक्शनल में लॉन्गिट्यूडनल तरीके से, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी है, क्योंकि डायग्राम 13% एमडीकेट के अंदर आती है, तो डायग्राम की एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। उसके बाद ये कहाँ पर होती है बच्चों, ये हमारे वर्टिब्रल जो कॉलम है उसकी उसकी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी ये हमारी जो चीस्ट वाला रीजन होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी होती है उसके 12th रीजन में, और हमारा जो लैम्बर रीजन होता है, हमारी एब्डोमेन, हमारा पेट वाला रीजन होता है, उसमें किसमें L3 के अंदर प्लेस होता है ये किडनी। ये चीज आपने याद रखनी है जो जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं। उसके बाद आपकी किडनी के आपकी जो मतलब के हार्ट है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हुई है, उस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या मेरा बच्चा छूटे, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट के ऊपर अल्लाह ताला ने जो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हुई है, ताकि स्टूडेंट्स कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए या कोई वो दिख ना जाए, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो जाए। अल्लाह ताला ने पेरिकार्डियम चढ़ाई हुई है। मेरा हार्ट आपको पता है मीडियास्टिनम में मौजूद होता है, मीडियास्टिनम से ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इस तरीके से बीच में, इस तरीके से बीच में मीडियास्टिनम थोरेसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। आई होप ये आपको पता हो। अब स्टूडेंट्स हम अपनी किडनी की तरफ चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, क्योंकि चैप्टर का रिलेट करवाना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि टीचर्स नहीं करवाते, तो मैं करवा देती हूँ क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी बार इस बुक्स को पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं किडनी को, तो चलें। अब इस किडनी की आउटर एनवेलप है जो कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उस प्रोटेक्टिव लेयर आउटर एनवेलप के अंदर मोस्टली जो किडनी होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये देखें किडनी की, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, किडनी की ये जो आउटर एनवेलप है, ये देखें किडनी की ये जो आउटर एनवेलप है, इसकी आगे 3 लेयर्स होती हैं, आगे 3 लेयर्स होती हैं। एक फर्स्ट जो लेयर होती है वो उसकी होती है टिश्यू लेयर, टिश्यू लेयर इस तरीके से किडनी होती है, उसकी जो इस तरीके से जो आपको फर्स्ट लेयर दिखती है उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं टिश्यू लेयर, जिसको आप रीनल फिकाई भी, जो फिशाई या फिकाई भी आप लोग इसे कहते हैं। उसके बाद जो आपकी किडनी है उसकी सेकेंड लेयर होती है जो कि टिश्यू, वो भी किसकी होती है, एक टिश्यू लेयर होती है सेकेंड में, जो किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यू,
एडिपोज टिश्यू की बनी होती है। और जो तीसरी जो इसकी लेयर होती है वो होती है रीनल कैप्सूल। तीसरी जो होती है वो उसकी क्या होती है, इस तरीके से रीनल कैप्सूल। वो भी किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है, फैट की बनी होती है। ये चीज आपने याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर की तरफ आए तो यहाँ पर आप बाहर वाला ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई बच्चों कुछ चीजें यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं हुई लेकिन आपने समझ लेनी है क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, आप लोगों को लेक्चर देना होता है, उसके बाद क्लासेस देनी होती है, तो थोड़ा टाइम कम होता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से रेनल कॉर्टेक्स ऊपर वाली लेयर होती है रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स में आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्स है ये कहाँ पर होते हैं, आपका कॉर्बिकल एक ग्रेन्यूल होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको आप कॉर्बिकल ग्रेन्यूल कहते हैं। ये जो रेन आप ये लेयर देख रहे हैं इसमें भी एक तरह की स्टूडेंट्स इस तरीके से लेयर होती है, उसको आप रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जहां पर आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्बिकल ग्रेन्यूल, कॉर्बिकल ग्रेन्यूल। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उसको आप रीनल मेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीनियल मेडुला कहते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों की एक स्ट्रक्चर लाइक मौजूद होती है, इसको आप कहते हैं रीनल इन्वर्टेड ट्राइंगल। रीनल इन्वर्टेड ट्राइंगल्स लाइक आप लोगों को ये देखें, एक ट्राइंगल लाइक आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे आप सिंप्लीफाई रेनल मेडुला कहते हैं। रेनल मेडुला के अंदर आप दो एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम रीनल इन्वर्टेड ट्राइंगुलर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे होंगे, कॉलम दिख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सही तरीके से समझना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक और स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं रीनल पायरामिड। अब रीनल पायरामिड आपकी किडनी के अंदर 7 से 11 होते हैं। कितने होते हैं, 7 से 11 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम अपनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ आए तो किडनी के अंदर बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पेपिलाए, रीनल पेपिलाए कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद किडनी पर एक इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर सी नजर आ रही होगी, इसको आप हाइलम कहते हैं। सही। अब हम इसका अभी फंक्शन डिस्कस अच्छे तरीके से और भी करेंगे, आपने कॉन्सेप्ट समझते जाना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस एक तरह की यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लूइड लाइक चीज आपको दिख रही है, इसे सिंप्लीफाइड रीनल पेल्विस कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपकी किडनी के अंदर जो माइनर कैलेक्स होते हैं वो 8 से 10 होते हैं और जो मेजर कैलेक्स होते हैं वो 2 से 3 होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग। आगे हम इसकी और भी चीजें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, तब आपको किडनी का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारी रहती है, नेफ्रॉन की स्टडी रहती है। एक बार और मैं आपको बता दूं, आपकी किडनी की आउटर जो इन्वेलप है उसकी ओवरऑल 3 लेयर्स होती हैं। एक टिश्यू लेयर जिसे आप वहां पर रीनियल फिकाई भी आप लोग फिशाई भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड होती है टिश्यू लेयर होती है, टिश्यू लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यूज की बनी होती है। और एक रीनल कैप्सूल होती है जो कि फैटी एसिड की बनी होती है। नाम थोड़े सिमिलर हैं, इस वजह से हम टिश्यू लेयर को रेनल फिकाई भी कहते हैं इस तरीके में। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे अगर चलें तो ये जो आप लोगों को लेयर दिख रही है इसे आप रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जहां पर आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये वाली स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं सो सिंप्लीफाइड रेनल मेडुला कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड होता है, एक ट्राइंगुलर शेप होता है ये वाली। उसके बाद यहाँ पर आपके रीनल पायरामिड 7 से 11 इस तरीके से रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं। सही। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई हम रीनल पेपिलाए कहते हैं। सही। यहाँ पर एक तरह की आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो यहाँ से आ रही है एक पाइप की तरह, इसे हम सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसे स्काला हाइलम। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपकी रीनल पैलेस इस तरीके से। अब मेजर जो यहाँ कैलेक्स होते हैं वो 2 से 3 होते हैं और माइनर कैलेक्स यहाँ से 8 से 10 होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और बच्चों इस तरीके से ये आपकी क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है, ये वाली चीज। उसके बाद एक होती है आपकी रीनल वीन,
ये जो आप देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी है, ये आप देख रहे हैं ये रीनल वीन है। रीनल आर्टरी ब्लड को पूरी किडनी के अंदर इस तरीके से रिवॉल्व करवाती है और जो रीनल वीन है वो दोबारा से ब्लड को लेकर जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखेंगे तो आपको फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कंप्लीटली स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। आप 10 बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं या 12 बोर्ड से, या फिर आप एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नीट के बच्चे हैं, तो सारे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिंध से हो, फेडरल से हो, पंजाब से हो, इंडिया से हो, बलोचिस्तान से हो, तो सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छा खासा क्लियर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड में भी लाजमी शेयर करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करना है, वहां पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स और एमसीक्यू सेंड होते रहते हैं। तो कॉम्पिटेटिव तरीके से हम अपनी जर्नी की तरफ निकल रहे हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है नेफ्रॉन की। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर आपकी पूरी किडनी को बनाते हैं। तो नेफ्रॉन क्या हुए? नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसके होते हैं? आपने बोला है किडनी के। एक किडनी बनी होती है 1 मिलियन नेफ्रॉन से, ये चीज आपने याद रखनी है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं किडनी के। और जो किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है, किडनी के बाहर वाले हिस्से को मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। किडनी के बाहर वाले हिस्से को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, सही। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? रीनल मेडुला होती है। उसके बाद रीनल मेडुला के अंदर रीनल पिरामिडल होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। यहाँ पर आप दो देख सकते हैं, रीनल मेडुला के अंदर रीनल पिरामिड होते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। और यहाँ पर जो खाली खाली आपको जगह मिल रही है, यहाँ पर किडनी की, यहाँ आपको खाली खाली यहाँ पर जो जगह मिल रही है उसको आप बोलते हैं रीनल पेल्विस। किडनी की ये जो खाली खाली जगह होती है इसको सिंप्लीफाई स्टूडेंट आप क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस के बाद आपका जो ब्लड है वो जाता है आपकी यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा में जाने के बाद आपका जो यूरिन है, सॉरी जो यूरिन है वो आपके कहाँ पर चला जाता है? आपकी यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिटर जो आपकी यूरिथ्रा है, जो आपकी ओपनिंग है, वहां से आपका यूरिन बाहर निकल जाता है। और मेल के अंदर मैंने आपको बताया था ओपनिंग का जो साइज और लेंथ होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, वो जो फीमेल होती है उसका होता है 4 सेंटीमीटर। तो मेल और फीमेल की जो ओपनिंग होती है उसमें फर्क होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब अगर आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा अगर फीमेल्स होंगी या फिर मेल्स होंगे। सो सिंस यहाँ पर आपको याद रखना है और इस तरीके से आपका जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। आई होप किडनी की स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट अब क्लियर हो गई हो। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेफ्रॉन क्या है। देखिए, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर आपकी किडनी को बनाते हैं। जो किडनी की स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, वो कौन होते हैं? वो नेफ्रॉन होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। तो चले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने मेरी तरफ फोकस करना है। अब यहाँ पर आप जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन में, यहाँ पर जो नेफ्रॉन में आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं बुमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर नेफ्रॉन में आप जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? बुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ आप कैपिलरीज का पूरा यहाँ पर देख रहे हैं, कैपिलरीज का पूरा गुच्छा। यहाँ पर देखें, ये जो पूरा आप लोग कैपिलरीज का गुच्छा देख रहे हैं, इस पूरे गुच्छे को आप क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप कहेंगे बुमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर जो कैपिलरीज का पूरा गुच्छा है, इस गुच्छे को आप क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज योर ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस। ये जो आप गुच्छा देख रहे हैं कैपिलरीज का,
जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको क्लियर हो गई? हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जहां से आपका ब्लड इंटर होता है, जहां से आपका ब्लड इंटर होता है, उसको आप कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जहां से आपका ब्लड बाहर निकलता है, उसको आप कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। अंदर जाना एफरेंट, बाहर जाना इफेरेंट आर्टरियोल। ये चीज याद रखनी, बाहर कहाँ जाएगा? आपके हार्ट में जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। इस तरीके से आपका काम होता रहेगा। अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आपका जो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, ये दोनों यहाँ तक रीजन होते हैं। ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, ये यहाँ तक ये रीजन होते हैं, यहाँ तक। और इस यहाँ से रीजन को स्टूडेंट्स आप कहते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के अंदर आपका ग्लोमेरुलस आ जाता है, और रीनल कॉर्पसल के अंदर आपका वुमेन्स कैप्सूल हो जाता है। ये दोनों जो हिस्से हैं वो किसके? रीनल कॉर्पसल। यहाँ तक वाला जो हिस्सा होता है वो आपका क्या होता है? रीनल कॉर्पसल। एक बार और देखें, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? वुमेन्स कैप्सूल है। और यहाँ पर जो कैपिलरीज का पूरा एक गुच्छा है, उस गुच्छे को आप क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, एक और चीज बता दूं, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। अब यहाँ से आप लोग कुछ कैपिलरीज देख रहे थे, कुछ इस तरीके से ये पूरा गुच्छा इस तरीके से ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ये आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, गौर से देखो, आपको नजर आ रहा है सही तरीके से? आप देख पा रहे हैं? थोड़ा रोशनी का मसला है, लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, मैं थोड़ा सा कुछ कोशिश करती हूँ रोशनी की। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि जैसे ही आपका ब्लड यहाँ से इंटर होता है, तो आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब कुछ चीजें आपके काम की होती हैं और कुछ चीजें आपके काम की नहीं भी होती। ये होता है ना माय बच्चे। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपका जो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला? रीनल कॉर्पसल का। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर इस हिस्से के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आप खाली जो हिस्सा देख रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट जो रेड ब्लड सेल होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने अंदर दाखिल नहीं करती। यहाँ पर ये फिल्ट्रेट नहीं होते। प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने अंदर नहीं आने देती। ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है अपने अंदर। ये चीज याद रखिएगा। वो किनको अंदर आने देती है? वाटर को, ग्लोमेरुलस को ब्लड के अंदर ही होती है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होते हैं, साल्ट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अब यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, वुमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस, यहाँ पर होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर आप जो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर इन चीजों को ये अंदर आने देगी, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो जाएंगे। इसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कुछ सेल्स लगे होंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है, वो जो व्हाइट ब्लड सेल है, इनको ये अपने अंदर नहीं आने देगी। कुछ चीजों को ये अपने अंदर क्या आने देगी? दाखिल होने देंगे। जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, इन चीजों को ये क्या आने देंगे? अपने अंदर आने देंगे। सही, ये प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई? अल्ट्रा फिल्ट्रेट हो गई है। सही है। अब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके, जैसे कि यूरिक एसिड आपके काम का नहीं है, क्रिएटिनाइन आपके काम का नहीं है, आयंस इतने आपके काम के नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड अपने काम के नहीं, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, साल्ट, ये आपके क्या है? काम के हैं। अब अगर काम की चीजें भी रिमूव हो जाएंगी, फिल्ट्रेट हो जाएंगी, तो हम मर जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है, जहां पर हम काम की चीजों को क्या रख लेंगे? अंदर रख लेंगे, और जो वेस्ट वाली जो चीजें होंगी, जो हमारे काम की नहीं होगी, वो हमारी बॉडी से क्या निकल जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। तो डिटेल में टॉपिक पढ़े हैं, तो फोकस मेरी तरफ होना चाहिए।
स्टूडेंट्स यहाँ पर रीनल कॉर्पसल था, जहां पर आपका वुमेन्स कैप्सूल आया, और यहाँ पर आपकी क्या है, ग्लोमेरुलस आई है। अगर हम आगे चले, अभी आगे भी तो चलना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आपकी इस तरीके से वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आई यहाँ पर। अब ये जो, अब देखें यहाँ पर इसके 3 हिस्से होंगे, ये जो ट्यूब्यूल्स है इसके 3 हिस्से होते हैं, पूरे 3 हिस्से होते हैं। देयर आर थ्री रीजन्स। एक होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ये चीज देखिए आपने, 3 पास होते हैं इसके। एक होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक होती है। उसके बाद एक आप लोगों के पास होती है, याद रखिएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि इस तरीके से बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, यहाँ तक। उसके बाद एक आप लोगों के पास क्या होती है, कलेक्टिव डक्ट, जहां पर आके आपके मटेरियल क्या होते हैं, एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जब यहाँ से आपका मटेरियल आता है तो यहाँ पर आपका होता है यू शेप। यू शेप एक होता है जिसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का हिस्सा है, देखिए कुछ इस तरीके का हिस्सा, दिस इज योर, दिस इज दैट यू कैन सी इट। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये यू शेप एक तरह की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ याद रखिएगा, जो आपकी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये सिर्फ वाटर को तो रीएब्सॉर्ब कर लेगी, वाटर को तो यहाँ पर ये रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में, लेकिन जो साल्ट है वो उसे क्या कर देगी, वो उसे बाहर नहीं निकालेगी, यानी कि उसे ये एब्जॉर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हो रही है, ये वाटर को बाहर निकाल रही है, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सोल्यूट क्या हो गया, बाहर निकल गया है। लेकिन हमने अभी दोबारा से इस सोल्यूट को वापस लाना है, तो वाटर को निकाल के यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट से NaCl को भी निकाल दिया है, तो दोबारा से हम इनके क्या लाएंगे, वापस लेकर आएंगे, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन करवाएंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट में। सही, लूप हेनले बोलेगा मैं सिर्फ वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाऊंगा, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट बोलेगी मैं NaCl को भी करवाऊंगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से जो मटेरियल हमारे काम का है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे कि हमारे सबसे ज्यादा काम का हमारा NaCl है, हमारे वाटर है, हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, हमारा ग्लूकोज है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे आइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये चीजें आ गई। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये सारी चीजें कलेक्टिव डक्ट में आकर स्टोर हो जाएंगी। ये क्या है, दिस इज योर कलेक्टिव डक्ट, दिस इज योर कलेक्टिव डक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा भी होता है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ चीजें आपको मैंने यहाँ पर बतानी है, ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाता, कुछ और भी प्रोसेस है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला काम हो गया, रीनल कॉर्पसल वाला काम हो गया, ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल का काम हो गया, अब ये वाला काम है। अब स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने जो चीजें मैं अब आप बताने वाली हूँ। अब आपने जो ग्लूकोज और जो सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, इसको हम कैसे बचाएं, ये तो यहाँ पर देखें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में फिल्टर हो चुके हैं, हमने दोबारा से इसे रीएब्सॉर्ब करवाना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा से हमने रीएब्सॉर्ब करवाना है। और हम इसको कैसे करवाएंगे, व्हाट अबाउट मैम, इसे अब कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स है, कुछ सोडियम से और कुछ ग्लूकोज है, इन्हों दोबारा को इसको क्या करना है, रीएब्सॉर्ब करवाना है। तो यहाँ पर आपकी क्या होंगी, इस जगह पर आपकी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, सही, और यहाँ पर आपका सेल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पर आप लोगों के क्या सोडियम और ग्लूकोज है, तो ये जाकर कहाँ पर जाएंगी, सेल के अंदर जाएंगी। अब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगी, ये जो चीजें हैं ये कहाँ जाएंगी, सेल के साइटो, जो पानी लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगी।
सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, वो एटीपी प्लस फॉस्फेट को किसमें, एटीपी के अंदर चेंज कर देगा, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होगी तभी हम ये प्रोसेस को करवा पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ग्लूकोज और यहाँ पर जो हमारे अमाइनो एसिड्स है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गए। अब ये इस मेम्ब्रेन से ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर माइक्रोविलाए हैं जो कि हेल्प कर रही हैं इस मेम्ब्रेन के उस पार जाने में। तो यहाँ पर हमारे सेल प्रेजेंट होगा, सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, वहां पर हमें एनर्जी की जरूरत होगी, वहां पर एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया देगा। उसके बाद एटीपी को प्लस फॉस्फेट को किसमें चेंज करेगा, एटीपी के अंदर चेंज करेगा, और एटीपी के अंदर चेंज करने के बाद व्हाट मैम यू से फिर यहाँ पर आपकी इस मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर और फिर दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एक आपके पास था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, उसके बाद था कलेक्टिव डक्ट। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट है इसको थोड़ा सा ना माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चे। यहाँ पर आपके बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके माइंड में आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये सारा प्रोसेस हो गया, ग्लूकोज वाले सारे अब क्या हो रहे हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये जाएंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट में, उसके बाद ये जाएंगे कलेक्टिव डक्ट में, जहां पर जाके NaCl और वाटर बच जाएंगे जो हमारे काम। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वक्त होता है जब हम रोजा जब रखते हैं तो वाटर को हम कम पीते हैं और जो साल्ट वाली चीजें हैं वो भी हम नहीं खाते, सही है ना, वाटर वाली चीजें खाते हैं ना साल्ट वाली चीजें खाते हैं। तो मैम बताएं कि हमारा उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, कुछ तो बन सकता है ना उस कंडीशन के अंदर भी। तो जब आप साल्ट और पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक एडीएच है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं आप लोग इसे। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जब आप साल्ट और वाटर नहीं खाते तो यहाँ से ये कलेक्ट हो जाते हैं, ये फिर बाहर नहीं जाने देता, यहाँ से यूरिन के जरिए इसको रिलीज नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत नुकसान होगा और ये हमारी बॉडी कभी कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर NaCl वाटर को एडीएच हार्मोन एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर भी अच्छा खासा पिया है और आपने साल्ट भी अच्छा खासा खाया है, आप में दोनों की कंसंट्रेशन बार बार आपको यूरिनेशन होगी, वहां पर एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा, कम कम रिलीज होगा, जितनी उसे क्या होगी जरूरत होगी। अब सवाल ये है कि मैम यहाँ पर आपने लाइन क्यों लगाई है, आपका कोई मतलब होगा तो बिल्कुल हाँ मेरा कोई मतलब ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर से देखना है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये यहाँ से ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है इसे आप मेडुला रीजन कहते हैं। एक बार और सुने, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो नीचे वाला इस तरीके से हिस्सा आ रहा है इसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, मेडुला रीजन कहते हैं। इसको आप देख लें, थोड़ा सा कॉपी वॉपी कर लें, एक बार और हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ से हमारा ब्लड आया, अब एफरेंट आर्टिकल से अंदर गया, एफरेंट आर्टिकल से बाहर चला जाएगा जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। फिर इस तरीके से ये ऐसी मतलब कि कप लाइक शेप देखी, इसको हमने बोमेंस कैप्सूल बोला। उसके बाद आप देखें पूरा जो आर्टरीज है उनका एक जंजाल दिख रहा है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपका जो ब्लड है और जो साल्स है यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन जाएंगे, बेसमेंट मेंबर सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देगी और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों के 3 रीजन हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक, उसके बाद ये आपकी क्या होगी, कलेक्टिव डक्ट होगी। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स कुछ काम की चीजें होंगी जो यहाँ पर माइक्रोविलाय और जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है वहां पर जाके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को प्रोवाइड करेगा और वहां पर जाके हमारी चीजें इस दीवार में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से आपकी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। यहाँ एक होती है बच्चों आपकी असेंडिंग लिम्ब जो कि चीजों को ऊपर लेके जाती है, यहाँ से यहाँ तक आपकी होती है। एक होती है ट्रांसवर्स लिम्ब, ट्रांसवर्स लिम्ब ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपका मटेरियल आता है, पहले जाता है ऊपर की तरफ, फिर आता है ट्रांसवर्स लिम्ब, उसके बाद यहाँ पर आपकी एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब, ये भी आपने याद रखनी है।
सही है, वैसे ही होती है स्टूडेंट्स, इसका ज्यादातर फंक्शंस नहीं होते, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें पढ़ानी थी। इस तरीके से ऊपर, फिर थोड़ा ट्रांसफर्स, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। उसके बाद कुछ बच्चों जो लूप ऑफ एनएलए होता है वो ज्यादातर वाटर को और एनएससी वाटर को बाहर निकाल देता है और उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। फिर यहाँ पर आके डिस्टल कोलिनेटेड डक्ट में चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कलेक्टिव डक्ट में आकर ये अगर ज्यादा पानी पिया हो तो ये एडीएच हार्मोन नहीं रिलीज होगा, अगर कम पानी पिया हो तो ये रिलीज होगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक मेंटेनेंस कायम हो सके। ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स रीजन, नीचे वाला मेडुला रीजन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये आपके टेस्ट के अंदर सवाल बनकर आ सकते हैं इसमें से। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आप नेफ्रॉन में आप लोगों के पास पहला है, बोलने में मिस्टेक होगी थोड़ी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करें। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं वो 85 आप लोगों के नेफ्रॉन का पार्ट बनाते हैं। उसके बाद आपकी जो जस्टिमेंटरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो आपके नेफ्रॉन का 15% पार्ट बनाते हैं। और आप जानते हैं कि आपकी किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर आपकी एक किडनी क्या होती है, बनती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये प्रेजेंट होती है आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर किडनी। अब किडनी की ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर वाले आप लोगों के रीजन्स होते हैं, अंदर वाला, इसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं रीनल मेडुला। और रेनल मेडुला में आपको पता है कि रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? ट्रायंगुलर शेप होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ट्रायंगुलर शेप होते हैं। ये आपको सब मैंने पढ़ाया हुआ है। और आपका जो क्रिटिकल जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो जस्टामेंडिलरी आपका जो नेफ्रॉन है, ये प्रेजेंट होता है इनर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला के। उसके बाद अगर ये बात करें यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो यहाँ पर वैसा रेक्टा नहीं होती। और यहाँ पर जो जस्टामेंडुलरी नेफ्रॉन है, इसके अंदर आपकी वाजा रेक्टा क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तरफ, तो यहाँ पर आपका वर्क करता है एबनॉर्मल कंडीशन में। ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एबनॉर्मल कंडीशन में कौन सा नेफ्रॉन काम करता है, तो आपने बोलना है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस लेवल में कौन काम करता है, जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है तब कौन सा जो नेफ्रॉन है वो काम करता है। तो आपने याद रखना है जो स्ट्रेस कंडीशन है उसके अंदर जस्टामेंडुलरी नेफ्रॉन काम करता है। तो चले आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन का आपको वर्क पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोग के लिए। हम हर एक चीज स्टडी कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाना है। उसके बाद एक कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन। अब हम फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की बात करेंगे, उसके बाद हम जो पैराट्यूबुलर कैपिलरीज है वो देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास जो फीचर है और जो लोकेशन है, अब लोकेशन जो होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलस की, वो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन होती है ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज है उसके अंदर लोकेशन क्या होती है? इंटिब्यूल्स के अंदर बचे होते हैं। उसके बाद फीचर जो एंट्री ऑफ ब्लड है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड की एंट्री कैसे होती है? याद रखिएगा एफेरेंट जो आर्टरियोल है, और फिर एक होती है आपकी नेफ्रॉन के अंदर एफेरेंट आर्टरियोल, यहाँ से एंट्री होती है, और एक होती है इफेरेंट आर्टरियोल, जहां से आपका ब्लड क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो एंट्री ऑफ ब्लड जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है उसके अंदर होती है अफेरेंट आर्टरियोल से, मैंने आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको छोटी छोटी पॉइंट्स वहां पर आई थिंक आपने ना निकाली हो तो मैंने निकाली है, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद पैराट्यूबुलर जो कैपिलरीज है वहां पर आपकी इफेरेंट आर्टरियोल्स आ जाती है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है आपके पास? जो मेन फंक्शन क्या है याद रखिएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में मेन फंक्शन इनका होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। उसके बाद पैराट्यूबुलर जो कैपिलरी जो नेफ्रॉन के अंदर होती है उनका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, तो वो आपके पास क्या होती है? बॉल लाइक एक नेटवर्क होता है। यानी जो आपके पास स्ट्रक्चर है
किसकी स्ट्रक्चर? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की। वो क्या होती है? बार लाइक एक तरह का नेटवर्क होता है और उस बार लाइक नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो आपकी स्ट्रक्चर होती है पैराट्यूबुल कैपिलरीज की, वो नेटवर्क इस तरीके से अराउंड होता है किसके? ट्यूब्यूल्स के एक तरह का नेटवर्क होता है। तो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोन। ये जानना आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमडीके टेस्ट के लिए। यही हार्मोन्स में से 2-3 एमसीक्यूज आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पहला है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो रिलीज कहाँ से होता है? कॉर्टेक्स से। अब कॉर्टेक्स क्या थी? आपकी किडनी की बाहर वाली लेयर, वहां से ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड में जाकर, ये सोडियम की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। इसका एक्शन कहां पर होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल होती है, जो कि मैंने आपको नेफ्रॉन में पढ़ाई थी। उसके बाद प्लस जो कलेक्टिव डक्ट, जहां पर आज आकर आपकी चीजें कलेक्ट होती हैं, वहां पर ये क्या करती हैं? एक्शन करती हैं। उसके बाद आपके पास ये फंक्शन, यानी कि आपके पास एल्डोस्टेरोन जो है उसका फंक्शन क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फंक्शन ये है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। किसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है? सोडियम की, पोटेशियम की, वाटर की। और ये जो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नॉर्मलाइज करना आपसे पूछा जा सकता है किसका काम होता है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कौन करता है। तो ब्लड प्रेशर को जो नॉर्मलाइज करता है वो आपका कौन करता है? एल्डोस्टेरोन करता है। उसके बाद है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है? ये रिलीज होता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होता है? आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। एडीएच कहां से रिलीज होता है आपसे पूछा जा सकता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है? बॉडी को फेस करवाता है डिहाइड्रेशन से, यानी कि डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर से क्या करता है? बचाता है ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एक बार और सुन ले, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ये मेरे बच्चे रिलीज होता है तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है आप लोग के लिए। इसका एक्शन क्या है? ये जो मैंने चीजें लिखी है ना बच्चा, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्री में तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं। पढ़ा रही हूँ तो लाइक सब्सक्राइब, मुझे तो फीडबैक मिल ही नहीं रहा, मैं देख रही हूँ। उसके बाद क्या है? लेकिन मैं आपको पढ़ा कर रहूंगी। उसके बाद क्या है? एक्शन। मैंने वादा किया तो मैं वादे की बहुत पक्की हूँ। उसके बाद एक्शन, एक्शन इसका क्या है? कलेक्टिव डक्ट के अंदर होता है, जहां पर आपकी चीजें आके एब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि परमेबिलिटी जो है उसे इंक्रीज कर देना है वाटर की, और जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नॉर्मलाइज कर देना, और वाटर बैलेंस को भी ज्यादा ना होने देना, उसको भी क्या कर देना? नॉर्मलाइज कर देना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास थर्ड हार्मोन होता है पैराथेरोमोन हार्मोन। पैराथेरोमोन जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड में। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होता है, आपने ग्लैंड्स आई होप पढ़े हो, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर आएगा। उसके बाद पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये किसके एक्शन में होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल होती है उसके एक्शन में, और जो यहाँ पर आपकी देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, और जो आपकी पीसीटी और जो डीसीटी है इसके एक्शन में होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इसका फंक्शन है कि ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम आयन की। उसके बाद ये डिक्रीज करवाता है फोस्फेट की, याद रखिएगा, रीएब्जॉर्प्शन को। कुछ बायोलॉजी में जो आपके पास चैप्टर होते हैं उसको आपको बस समझना ही होता है, उसे थोड़ा सा ना याद करना होता है, सही, कुछ फैक्ट बेस होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है? रेनिन। रेनिन क्या होता है? आपकी किडनी से रिलीज होता है, जो क्या बनाता है? जिसका फंक्शन होता है रस को बनाना। उसके बाद ये क्या करता है? रेनिन जो आपकी किडनी के अंदर से रिलीज होता है वो इंक्रीज करता है सीक्रिएशन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन की, और ये इंक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज करवाता है ब्लड वॉल्यूम को। पूछा जा सकता है
कि ब्लड वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है उसे वो कौन सा किडनी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है जो इन दोनों को रिलीज करता है। तो आपने याद रखना है दिस इज कार्ला रेनिन, ये तो आएगा। ये एक एमसीक्यू तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूड हो। और जो एमसीक्यूज आएगा क्योंकि मैं सारे टेस्ट तो देखती रहती हूँ हर बार के, तो यहाँ पर जो आपके पास एडीएच है ये एक एमसीक्यूज आएगा, इसको अच्छे तरीके से इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द किडनी, कि किडनी के क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आप एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 10 या 12 के बच्चे हैं, वो भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप नीट के इंडिया के तब भी आप पढ़ सकते हैं, केपीके के बलोचिस्तान फेडरल सारे बच्चे यहाँ से सिंध के भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सबसे पहला डिसऑर्डर किडनी का, वो होता है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन क्या होते हैं याद रखिएगा, यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब यूरिन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, वहां पर बहुत सारे साल्ट और डिपॉजिट हो जाए और एक हार्ड स्टोनी मास जब बन जाता है उसे आप कहते हैं किडनी स्टोन। याद रखिएगा किडनी स्टोन जब आपका यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड बार बार कंसंट्रेटेड बनता है, किसकी वजह से वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मेनली वहां पर साल्ट बहुत ज्यादा डिसोल्व हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से एक हार्ड सा एक स्टोनी मास बन जाता है। उस हार्ड से स्टोनी मास को आप क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। ये एमडी गेट के अंदर लिखा हुआ है पीएमडीसी के अंदर कि आपको किडनी स्टोन के बारे में पता होना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि स्मॉल साइज, यानी कि ट्रीटमेंट को हम बाद में पढ़ते हैं, वैसे ये होते क्यों है, जब आप स्ट्रेस को बहुत ज्यादा लेते हैं। देखें सारी जो बीमारी की जो सबसे बड़ी जड़ होती है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर इंसान को बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हर इंसान को जो मतलब के हाइपर टेंशन होती रहती है, किसी किसी बात पे बार बार टेंशन ले लेना, ये तो पाकिस्तान की आवाम का हाल ही यही हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पैसे हर जो नौकरियां हैं उनमें बहुत ज्यादा कम है। और कुछ कुछ जो होते हैं अखराजात ना कंप्लीट होने की वजह से कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, सुबह को कमाने जाते हैं, फिर पढ़ना होता है, तो उनको हाइपरटेंशन होती है। तो छोटे छोटे बच्चों को आजकल रसोलियां हुई पड़ी हैं, ये सारे पर्सन, क्योंकि वो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्टोन होने का काज होता है वो होता है आपकी टेंशन। आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात से, कोई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बात से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, उस टेंशन होने की वजह से आपकी जो किडनी है उसके अंदर स्टोन बना, वो जो स्टोन बनने का प्रोसेस है ये बड़ा ही पेनफुल होता है। छोटे छोटे स्टोन जो है वो इस तरीके से किडनी के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है वो वाला। तो वाली चीज आपने याद रखनी है, उसको आप कहते हैं किडनी स्टोन कहते हैं। ज्यादातर इसका बड़ा काज होता है स्ट्रेस। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर छोटा स्टोन है तो आप पानी पी पी के उसको अपनी बॉडी से यूरिन के जरिए रिलीज करवा सकते हैं, लेकिन अगर स्टोन मीडियम है तो आप क्या करेंगे, आप लिथोट्रिप्सी करेंगे, एक झटका देंगे आपकी किडनी के अंदर, एक झटका सा देंगे, क्योंकि यहाँ से जो रेज है वो जाएंगी आपकी किडनी को टकराएंगी, तो वह स्टोन को किसमें तोड़ देंगी, एक रेत की तरह हो जाएगा, तो वो फिर आप पानी पीते जाएंगे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक जो आप लोगों के पास होता है वो बहुत बड़ा स्टोन होता है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन हो जाए, मीडियम भी नहीं है जो पानी से निकल जाए या थोड़ी लिथोट्रिप्सी दी जाए, अगर वो स्मॉल साइज का होता तो पानी पी पी के हम उसे खत्म कर देते, लेकिन वो जो स्टोन है वो तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जो खराब है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास एक केमिकल नेचर्स क्या होती है, किडनी स्टोन किस किस तरीके के होते हैं, एक होता है हाइपर कैलिसीमिया, एक होता है हाइपर ऑक्सिलेरिया, एक आप लोगों के पास होता है हाइपर यूरिकेमिया। तो ये सारी चीजें आप देखें, जो आपके पास हाइपर कैलिसीमिया होता है ये कैल्शियम का सबसे ज्यादा होना, 70% कैल्शियम का होना, उस वक्त आपको ये टाइप के किडनी स्टोन हो सकते हैं जिसका नाम है हाइपर कैल्सीमिया। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया के बाद है हाइपर ऑक्सिलेरिया,
हाइपर ऑक्सीडेरिया में आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 50% हो जाती है। उसके बाद आपके पास होती है हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया में आपका यूरिक एसिड होता है 10%। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बैक पेन का ज्यादा होना, मतलब कि कमर में दर्द का होना ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद वोमिटिंग, उल्टी का बार बार उल्टी का आना, उसके बाद नोजिया, उल्टी आने की फीलिंग होना लेकिन आई नहीं होती, उसके बाद फ्रीक्वेंट पेशाब आई जाना, यूरिनेशन हो जाना, उसके बाद ना अपने पेशाब में से स्मेल का आना, क्योंकि बच्चों आपके जो स्टूल है वहां पर छोटे छोटे से ना सुराख होते हैं, उन सुराख में ना एक गंदी सी बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो वहां पर बैठ जाते हैं और गंद किचरा मचाते हैं, उसमें आपके क्या हो जाते हैं, पत्थर में ना पस सा निकलना, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जिस मेल को होता है उससे जाकर पूछें क्या आपकी हालत है। पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर से स्मेल और पस सा रिलीज होता है। उसके बाद है कि किडनी का फेल्यूलर। किडनी का फेल्यूलर क्या होता है? रीनल फेल्यूलर। कंप्लीटली और पार्शियली किडनी जो है वो अपना काम करना छोड़ दे, मतलब कि पूरे तरीके से या आधे तरीके से, उसको हम किडनी फेल्यूलर कहते हैं। इसका काज क्या हो सकता है? आपकी एज हो सकती है, आपकी उम्र, आपकी डाइट, या कैल्शियम साल्ट की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन लेना। उस बहुत ज्यादा टेंशन लेने से या फिर आपकी किडनी स्टोन हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन होने की वजह से आपका रीनल, आपकी किडनी फेल हो जाती है, या फिर हाई कंसंट्रेशन होना ऑक्सीलेट की। इसकी ट्रीटमेंट होती है किडनी को ट्रांसप्लांट। अब देखिए किडनी को आप ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं? बच्चों उसके टिश्यूज में होने चाहिए, या फिर वो आपका खुद का ब्लड वाला हो, ब्लड वाला आपका आपका भाई हो, जिसके टिश्यू आपके साथ मैच हो रहे हो, आपका सन हो, आपका बेटा हो, या आपकी डॉटर हो, जिसके टिश्यू मैच हो रहे हैं, आप उससे ही ले सकते हैं, या आपका कोई खानदान वाला हो या बाहर वाला हो, उसके टिश्यू मैच होंगे। अगर तो आपके वो वाले टिश्यू मैच हो गए तो वो किडनी उसको लग सकती है, अगर दूसरी लगा दी तो बहुत नुकसान होगा। देखिए जैसे ही आप किसी और की किडनी लगाते हैं तो आपको अपनी जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको सुलाना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी को अगर पता चल गया कोई बाहर वाला सेल आएगा, उसी वक्त अपनी बॉडी को नुकसान देके खत्म कर देगी। इस वजह से हम ऐसी टैबलेट्स देते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं, ताकि हमारे इम्यूनिटी वाले जो सेल हैं वो आराम कर सके, और जैसे ही इम्यूनिटी वाले सेल आपके आराम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो मरे मरे उठेंगे उठेंगे, ऐसे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी में वो एडजस्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स या तो आप डायलिसिस करवा लें। डायलिसिस कहाँ से होती है? आपकी एब्डोमेन वाले रीजन से एक ट्यूब होती है जो इस तरीके से लेकर जाती है और आपको न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है उसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद एक होती है एक्यूट रीनल फेल्योर, एक होता है क्रोनिक रेनल फेल्योर। अब एक्यूट रेनल फेल्योर का मतलब है अचानक से, हम बोलते हैं अचानक से ये क्या हो गया, अचानक से किडनी का फेल हो जाना, जैसे कि सीवियर ब्लड लॉस, या फिर आप कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट के अंदर आपका सारा का सारा ब्लड खत्म हो गया, उससे आप लोग का किडनी फेल हो जाएगा, आप मर जाएंगे। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप शराब का पीना, अल्कोहल, ड्रग्स, जो भी गंदी चीजें हैं वो आप ले रहे हैं, या फिर कैंसर का होना, या लिवर का फेल हो जाना, बार बार अल्कोहल पी पी के आपने अपने लिवर का टॉक्सिफिकेशन, लिवर करता है ना, उसको ही आपने खत्म कर दिया है। उसके बाद ये हार्ट अटैक होने से भी आपकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर का ज्यादा से ज्यादा होना, इससे भी। उसके बाद होता है क्रोनिक रेन्यूअल फेलियर, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद आपकी जो शुगर है वो भी ज्यादा होती है, और वहां पर आपके क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा किडनी स्टोन का रहना, तब आपकी आहिस्ता आहिस्ता से ये क्रोनिक जो रीनल फेलुलर होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया हो, जो कि मैंने आपको पढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। यहाँ पर देखें एक्यूट जो है वो याद रखिएगा अचानक से होती है। इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सिरेब्रल ब्लड लॉस कौन से रेनल फेल्योर में होता है, तो आपने याद रखना एक्यूट रेनल फेल्योर में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ड्रग्स और कैंसर की वजह से कौन सा रेनल फेल्योर होता है, तो आपने बोलना एक्यूट रेनल फेल्योर। उसके बाद लिवर फेल की वजह से कौन सा रेनल फेल्योर होता है, तो आपने बोला एक्यूट रेनल फेल्योर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हार्ट अटैक कहाँ पर होता है, याद रखिएगा जो आपका हार्ट अटैक होता है वो एक्यूट रेनल फेल्योर बन सकता है उसका का। उसके बाद क्रोनिक रेनल फेल्योर में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बार बार डायबिटीज बहुत अरसे से होती है इससे। उसके बाद किडनी स्टोन की वजह से ज्यादातर आपकी किडनी में पत्थर का रहना वो अच्छा नहीं होता। देखिए आपके पास पत्थर है तो आपकी यूरिन में गंद, कीचड़ा, बैक्टीरिया फैलाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्टोन में क्या होता है, सुराख होता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप में पेन होगा, आपको उल्टी का शिकार होंगे आप लोग, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में यूरिनेशन होगी, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है और ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि हाइपर कैल्शियमिया किसकी वजह से होती है, वो वाला स्टोन। तो आपने कैल्शियम की कंसंट्रेशन 70% हो सकती है। आपका हाइपो ऑक्सिलेरिया को याद रखना है, एमसीक्यूज़ बन सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट 50% होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए बच्चे मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया, ये यूरिक एसिड जो होता है वो 10% हो जाता है। इसके सिम्टम्स याद रखने हैं, आपकी पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग, नोजी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फोल स्मेल, यूरिन। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ट्रीटमेंट तो लास्ट में आपने रीनल फेल्योर की याद रखनी है, किसी और से लेना जिसके टिश्यू मैच हो, या आपका भाई हो, या आपका कजन हो, या आपकी डॉटर हो, आपका बेटा हो, या आपकी बेटी हो, उससे आप ले सकते हैं। बिना वजह जिसके टिश्यू मैच नहीं हो रहे उसकी आप नहीं ले सकते।